हेलो बच्चों, आपको रेलवेज मंत्रा में स्वागत है। और अभी आप लोग देख रहे हैं साइंस का सेट नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। और मैं रोहित राज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोग हमको जान पाएँ और मैं और भी अच्छा पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो आइए, क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है, ध्यान से दीजिएगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, ठीक है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे समूह से संबंधित है। जिसमें कि कुछ भाग उपस्थित नहीं होता है, वो कौन से वर्ग से संबंधित है, जो बताइए। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमको आप चूज करके बताइए। बोलिएगा थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा ऐसा वर्ग है जिसमें कुछ भाग विकसित नहीं होता है, मतलब ठीक है, जिनमें उपस्थित होते हैं कुछ भाग, थैलोफाइटा। चलिए आइए हम लोग थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं, क्या बोला गया है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उसे थैलोफाइटा संबंधित कहा जाता है। जैसे थैलोफाइटा वर्ग में क्या क्या आता है, बोलिएगा शैवाल आता है, कवक आता है, जीवाणु आता है, मुख्य रूप से यही सब आते हैं, ठीक है। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा है। कौन सा? शैवाल। मतलब क्या होता है, एक ही स्थान पे बहुत दिन तक पानी जमा हो रहता है तो देखते हैं कि काई जैसा लग जाता है, वही है, ठीक है। बर्फ पर उगने वाला शैवाल क्या होता है? क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। शैवाल देखिए, तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बोलिएगा फाइकोलॉजी। कैसे याद रखना है? फंस गए, फंसे, फाइकोलॉजी। स से क्या होता है? शैवाल, ठीक है। एक याद रखना है, कम। क से कवक, म से माइकोलॉजी। कोई दिक्कत? चलिए, बर्फ पर उगने वाला शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है। चट्टान पर उगने वाला शैवाल को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स। लिथोफाइट में संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो चट्टान पे उगते हैं उसमें संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट अपुष्पोभित पादपों का समूह है, ठीक है। अपुष्पित पौधों मतलब उसमें पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। चलिए, अपुष्पोभित पौधे मतलब समझ, जिसमें पौधा में पुष्प ना हो। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों उनके अधिक स्वभाव माना जाता है। किसके अनुसार? मेंडलीव। बोलिएगा क्या होता है? द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव समझाए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, MND, ये सब द्रव्यमान के आधार पर समझाए थे। MND याद रखिएगा। चलिए, मेंडलीव आवर्त सारणी के तत्वों के गुणों को परमाणु द्रव्यमान मान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। मेंडलीव रूप से रसायन शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के पदार्थ के मूल गुण माना था। चलिए, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी नियम कब दिए थे? 1913 में। किस आधार पे? संख्या के आधार पे। देखिए, मोसले संख्या के आवर्त सारणी के आधार पे दिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए तो करंट का मान क्या होता है? चलिए, श्रृंखला करंट का मान बढ़ेगा या घटेगा? चलिए, समानांतर में तो प्रतिरोध का मान निम्न से भी निम्न होता है और करंट का मान बढ़ता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए बताइए? 3 का ऑप्शन नंबर बोलिएगा। देखिए, समांतर में क्या होता है? वोल्टेज समान होता है, ठीक है, वोल्टेज समान। और सीरीज में धारा समान होता है। कोई दिक्कत कहीं है? एक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी। चलिए आइए, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है, मतलब समान होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध
का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक तो ये सीरीज हो गया और एक आइए ये हो गया पैरेलल। ठीक है, देखिए श्रृंखला संयोजन, ठीक है, इसमें विद्युत धारा समान होता है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। समांतर में क्या होता है, विद्युत धारा अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है देखिए तो, समांतर संयोजन एवं श्रेणीबद्ध संयोजन। ठीक है, दोनों एक साथ है, R/N RS/RP बराबर N²। चलिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है जो बताइए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होना चाहिए देखिए तो, क्या होता है Z - A = N। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी मेरा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या का बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव माइनस है। परमाणु संख्या 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था जो बताइए, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, और हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? चलिए, क्या इसका खोज कौन किया था? जे थॉमसन किए थे, इसका गोल्डस्टीन किए थे, या बताइए इसका रदरफोर्ड। क्या सही मैं बोला हूँ या गलत बोला हूँ, जो आप मैसेज कीजिए। चलिए, परमाणु केंद्र में एक नाभिक होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, मतलब कोई साइन नहीं, जीरो। और इलेक्ट्रॉन पे क्या साइन होता है, निगेटिव होता है। कोई दिक्कत? जो कि बाहर में चक्कर लगाता है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं। ठीक है, जिनके कारण यह उदासीन होता है। ठीक है, क्या बोला गया बताइए हमको। आइए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया? 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होता है? चलिए, इसका फॉर्मूला बताइए, क्या होता है बताइए। कार्य बराबर क्या होता है, बोलिएगा 12 mv²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले v कितना था, बोलिएगा 5, बाद में कितना हो रहा है, v2 बराबर 10, तो इसको लिख सकते हैं 12 m कितना है, बोलिएगा 4। कोई दिक्कत? v कितना होगा, 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए तो क्या लिख सकते हैं बताइएगा। यहाँ कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 गुना 100 माइनस 25, तो क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए तो कहीं पे 150 जूल आ रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, देखिए मैं टाइम पास करने यहाँ नहीं आया हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, समझते जाइए। देखिए क्या बोला गया है, द्रव्यमान कितना दिया होता है, 4 kg। यहाँ देखिए m बराबर क्या पुट किए हैं, बोलिएगा 4। पहला भी क्या है 5, दूसरा भी क्या है 10। देखिए, ठीक है ना जी। देखिए ना, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। आइए, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा मिरर होता है जो बताइए। सर्च लाइट मतलब कि टॉर्च, आप जानते हैं बचपन में, उसमें कौन सा मिरर होता है? क्या उत्तल मिरर होता है, अवतल मिरर होता है, बेलनाकार मिरर होता है, या प्लेन मिरर होता है? चलिए बोलिएगा, उसमें अवतल मिरर होता है। ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बोलिएगा कॉनकेव। चलिए, इसका यूज कहाँ होता है जो हमको बताइए। 1 यूज कमेंट कीजिएगा, नहीं भी कमेंट कीजिएगा तो आप अपने मन में बोलिए कि आपको याद है, ताकि याद हो जाए। चलिए आइएगा, देखिए कुछ बता देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण है। ठीक है,
अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरण को सिकोड़ता है और फोकस पे जाके मिलाता है। ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होता है बताइए? गाड़ी के हेडलाइट में बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के, ठीक है, आँख नाक कान के डॉक्टर लोग करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, टॉर्च ट्रक चालकों के, मोटर चालकों के बगल के पृष्ठ दृश्य दर्पण के लिए क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। साइड मिरर होते हैं बाइक में, उसमें क्या लिखा रहेगा बोलिएगा? कॉन्वेक्स मिरर। कभी देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। चलिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चलिए, क्या पानी को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा या क्लोरीन निकलेगा? तो जब पानी का सूत्र क्या होता है जो बताइए? पानी का सूत्र हमको बताइए क्या होता है? देखिए, ठीक है, यहाँ क्या निकलेगा बोलिएगा? क्लोरीन निकलेगा। चलिए कैसे, देखिए, CaOH का होल ट्वाइस क्या बोला गया? पढ़िएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। उसके साथ किसका अभिक्रिया करा रहे हैं बताइए? क्लोरीन का। तो क्या निकल रहा है बोलिए? CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत? देखिए निकला है ना जी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है। चलिए, क्लोरीन का प्रयोग विरंजक के रूप में सूती कपड़ा, कागज आदि रंग के उड़ाने के लिए किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। फॉस्जिन मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट जैसी विषैली गैस के उत्पन्न में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस का प्रभावित ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा है जो यहाँ लिखा हुआ सूत्र अभी बताएं ऊपर। क्लोरीन युक्त पानी में क्लोरीन अपशिष्ट की मात्रा को प्रयोग रूप से निम्नलिखित परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। ऑर्थोटेलिडाइन परीक्षण, DPT परीक्षण, क्लोरो टेस्ट परीक्षण, और क्या होता है? स्टार्च आयोडीन परीक्षण। ये 4 प्रकार के परीक्षण द्वारा किया जाता है निर्धारित। ठीक है। आइए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? चलिए बताइए, बताइए क्या होता है? किसके द्वारा निष्कासन किया जाता है? बोलिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। कहीं पे दिख रहा है? हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। आइए, इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। ठीक है। जैसे कि खनिज से अयस्क व अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की गुणधर्म कहते हैं। क्रिया को गुणधर्म कहा जाता है, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। इस अयस्क से गैंग या अधात्री को अलग करने को सांद्रता कहते हैं। जैसे अयस्क गैंग अलग होता है और अधात्री को अलग किया जाता है। ठीक है। निस्तापन, कैल्सिनेशन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, मतलब जहाँ तक वो गल जाता है ना उससे नीचे हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। गल रहा है उससे भी ज़्यादा ऊपर जाके हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है। अधिक घनत्व वाले अयस्क का सांद्रता गुरुत्व पृथक्करण, ठीक है, विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्र फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। विधि से कॉपर, पायराइट, गैलेना, सिल्वर, ग्लास, जिंक, ब्लैक। ठीक है। चलिए, अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय सांद्र विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। आइए, क्या बोला गया है पढ़िएगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है? चलिए बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन, कैसे भिन्न है?
क्या बताइए हमको, लैंगिक में एक ही लोग भाग लेते हैं, अलैंगिक में एक लोग भाग लेते हैं, या क्या होता है जो बताइए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। 9 नंबर देखिए, इस अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन पहले हम बताते हैं, ठीक है। नए जीवक जनक क्या होते हैं, माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। मतलब अलैंगिक में दो लोग भाग लेते हैं, माता और पिता, और लैंगिक में स्वयं प्रजनन करते हैं। जैसे कि पुष्प, पुष्प में एक तंतु होता है पुंकेसर, ठीक है, उस पर छोटा छोटा बीज आता है, वो खुद गिरता है अंडक पे, बीजांड बनता है, उसके बाद फूल बनता है, समझे। उसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन स्वयं कार्य करता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं, ठीक है, उसी से भिन्न है। देखिए क्या बोला गया, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन क्या होते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, ठीक है। इसका प्रकार में जन्म भिन्न जैसे कॉर्डेट में पाया जाता है। इस सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है, ठीक है। आइए, आई थिंक हम क्या उल्टा बता दें क्या, अलैंगिक में, यहाँ अलैंगिक में एक भाग लेता है, हम शायद दो बता दिए, ठीक है। देखिए बताएं हम सही, बट दो बता दिए उल्टा। देखिए लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में दो जनक होते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, और इसमें स्वयं होता है, ठीक है, उसी के जैसा समान होते हैं। जो मैं बताया हूँ सही बताया हूँ, पर ऊपर वाला जो वर्ड है वो अलग बता दिए हम। लैंगिक के अलैंगिक में कर दिए, अलैंगिक को लैंगिक में कर दिए। जैसे देखिए, इस प्रकार के जनक उच्च पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं। इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री दो प्रकार के विभाजन होते हैं। यह जनक जनन कोशिका में होता है। देखिए अर्धसूत्री कहाँ विभाजन होता है, तो बोलिएगा सिर्फ जब जायगोट बनता है उस टाइम अर्धसूत्री का निर्माण होता है, और वहीं पे सिर्फ यूज होता है। बाकी यदि कहीं पे भी आपको भविष्य में कभी कट जाए, छिल जाए, टूट जाए, तो वहाँ पे सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। चलिए यही यूज है, बता दिए आपको दोनों। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो बोलिएगा सोडियम, ठीक है। क्या गैलियम हथेली पे पिघल जाता है, हाँ या ना, जो बताइए हमको। आइए, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम का उपयोग अब फोटोन रोधी तथा यौगिक के निर्माण में किया जाता है। अपस्फोटॉन, ठीक है, अपस्फोटॉन निरोध यौगिक के निर्माण में किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है, मतलब घुल सकता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ठंडा करने के लिए किया जाता है कूलेंट के द्वारा। सोना का सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है, ठीक है। सोना क्या है, सबसे अक्रियाशील धातु है, जिस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता वातावरण में। चलिए बताइएगा, सोना और किस में घुलता है, क्या एक्वेरेजिया में घुलता है या फिर कोई और घोल में घुलता है, जो बताइए। चलिए, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है किस में, रेनवियर के नोट्स किस में पाया जाता है, जो बताइए। चलिए, क्या मायोलिन कृत एक्सोन या ऑस्टियोब्लास्ट में, ग्रेस कोशिकाओं में, या कॉन्ट्रोब्लास्ट में पाया जाता है, जो बताइए। कहाँ पाया जाता है, बोलिए। मेलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है। रेनवियर के नोट्स, रेनवियर के नोट्स कहाँ पाया जाता है, चलिए बताइए। ये हो गया न्यूरॉन का चित्र, कोई दिक्कत। चलिए, रेनवियर का नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, जो कि मेलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। चलिए, साइटोन से प्रारंभ होकर यह बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है, ठीक है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक कार्य करता है। इसे एक्सोन कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पे लास्ट में एक्सॉन होता है, इससे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसी को एक्सॉन बोला जाता है। आइए, एक्सॉन का अंतिम सिरा पतला, ठीक है, पतली शाखाओं में बट जाता है, ठीक है, यहाँ बटा होता भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिनको साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। कोई दिक्कत, मतलब ऐसे न्यूरॉन बन रहा है और लास्ट वाला जो सिरा होता है पतला होकर बट जाता है। चलिए, स्थितियों के निर्माण में दो प्रकार के कोशिकाओं का योग करता है, जैसे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। कोई दिक्कत, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सेप्रोटोफ है? चलिए, कौन सा सेप्रोट्रोफा है? बताइए बताइए, बोलिएगा। कुकुरमुत्ता, मशरूम, ठीक है, कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रोफ है, ठीक है। कोई जीव या पौधे जो मरे हुए और क्षयकारी जैविक पदार्थों को अवशोषित करके खाता है, यह अपना पोषण को प्राप्त करने के लिए उसे मृत पोषी या मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, जो मर जाता है उससे वो भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? मृत जीवी। एग्जाम्पल, कुकुरमुत्ता, ठीक है। कुकुरमुत्ता में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नॉस्टॉक, एनाबीना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। नीला हरित शैवाल का उपयोग, ठीक है, यहाँ क्या लिखा? ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। किसका? नीला हरित शैवाल को, ठीक है। चलिए, सागर नामक क्या है? सरगासम, ऐसा नाम भी है ना भाई, सुना भी नहीं होगा। सरगासम नामक भूरा शैवाल तथा कुछ अन्य लाल शैवाल मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई मृत जीवी प्राणी या जीव होता तो उसे मृत जीवी प्राणी या सैप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। ऐसी जीवधारी जो अपने वातावरण में मौजूद इलेक्ट्रॉन देने वाली रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए। केमोट्रॉप, ठीक है, केमोट्रॉप कहते हैं। रसोपोषी, इसका नाम देखिए, पहली बार आप सुने होंगे, याद रखिएगा। चलिए, किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? यहाँ पे व्यक्त होना चाहिए, बताइए क्या बोला गया, बताइए हमको। किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग बराबर क्या होता है बताइए तो? द्रव्यमान गुने वेग। कोई दिक्कत? चलिए, सही है ना, द्रव्यमान, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान, ठीक है। संवेग, स से संवेग, स से सदिश, स से संवेग, स से सदिश, याद रखिएगा। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, जिससे उसका संवेग भी बढ़ता है, ठीक है। कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और संवेग भी बढ़ जाता है। चलिए, एफ फोर्स, द्रव्यमान एम, ठीक है, त्वरण ए, कोई दिक्कत, बल और संवेग के संबंध में एफ इक्वल टू क्या होता है? डी पी बटा डी टी। चलिए, कोई दिक्कत है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए भी बोल सकते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा को विपरीत होता है? चलिए, नकारात्मक त्वरण किसकी विपरीत होता है जो बताइए। क्या वेग के विपरीत, बल के विपरीत, संवेग के विपरीत, दूर के विपरीत? ऑप्शन नंबर मेरा क्या होना चाहिए जो बताइए, बोलिएगा। मेरा होता है वेग के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण, ठीक है। चलिए, नकारात्मक त्वरण, ठीक है, वेग के विपरीत दिशा में काम करता है। देखिए, यदि कोई चीज़, ये हो गया वेग, ये हो गया समय, ये धीरे 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 आके मंदन हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है, ऋणात्मक हो रहा है, घट रहा है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। जैसे
ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी होता है, ठीक है। ए क्या है, जहाँ ए त्वरण है, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, ठीक है। यह वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल के बराबर परिवर्तन होते रहता है, उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, और समय के साथ साथ घट रहा है तो उसको मंदन या ऋणात्मक भी कहा जाता है, ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4 एक अणु के कितने परमाणु होते हैं, चलिए बताइए हमको कैसे निकलता है अणु के परमाणु, बताइए हमको, निकाल कर बताइए कैसे निकलता है, जो बताइएगा। कितने परमाणु होते हैं जो बताइए, बोलिएगा 15 होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए आइए इसके बारे में समझते हैं। NH4 का होल ट्वाइस SO4 के अणु परमाणु कितना होता है, बोलिएगा 15 होता है। किसी भी तत्व या पदार्थ के अंतिम सूक्ष्मतम कण या मूल कण उसके तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है, उस तत्व या पदार्थ का परमाणु कहलाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है उसे मूल कण कहते हैं। परमाणु जिन दो प्रकार के मूल कण से बने होते हैं, अस्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण, जैसे कि इसका अस्तित्व दीर्घकालीन के लिए होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका अस्तित्व परमाणु के अंदर बाहर क्षणिक के लिए होता है, ठीक है। चलिए मेसॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁶ होता है, ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल, किन्हीं कोई दिक्कत, क्या लिखें, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए आइएगा 17 नंबर, देखिए ना, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है प्रति घंटा, 1000 वाट प्रति घंटा, ठीक है। चलिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑक्टेवस वर्गीकरण न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, जो बताइए। अंतिम तत्व क्या होता है, ऑक्टेट्स, अष्टक नियम के अनुसार। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, ठीक है। पहला तत्व क्या होता है, बोलिए हाइड्रोजन। लास्ट तत्व थोरियम। टोटल कितना होता है, बोलिएगा 56। लागू कैल्शियम तक। लास्ट तत्व थोरियम, कहीं है, बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो बताइए, अष्टक नियम यही था। आइए अष्टक नियम के बारे में जानते हैं। अभी मैं बता दिया हूँ आप लोग को, न्यूलैंड अष्टक नियम दिए थे, अंतिम तत्व थोरियम, ठीक है। न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेट नियम के आधार पर उस समय तक टोटल कितना, 56। न्यूलैंड ऑक्टेट नियम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। 8वें तत्व पहले तत्व के गुण समान होते हैं, ठीक है। न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम केवल कैल्शियम तक लागू था, ठीक है। भारी तत्वों के लिए यह नियम नहीं था, ये हल्के तत्वों के लिए नियम थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में उपस्थित होता है। चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब। आइए इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथनोइक अम्ल। कोई दिक्कत, नेटल डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कपड़े को जंग धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। चलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिएगा जल्दी बताइए, ओम। कोई दिक्कत, 19 का बी। चलिए आइए इसके बारे में हम समझाते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। विद्युत धारिता फैराडे। विद्युत ऊर्जा जूल। कोई दिक्कत, विद्युत धारा एम्पेयर। विद्युत विभव वोल्ट। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है।
तलीय कोण, रेडिये, उष्मा, जूल, बल, न्यूटन। कोई दिक्कत? याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए, क्या बोला गया, यहाँ देखिएगा। एक उत्तल दर्पण जिसके फोकल लंबाई f है, ठीक है, वायु में कोई एक द्रव 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? चलिए बताइए, दर्पण में फोकस लंबाई क्या होगी? f रहेगी। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए किन्हीं को। आइए इसके बारे में समझा रहे हैं। फोकस दूरी नहीं बदल रहा है क्योंकि द्रव में इतना 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव में फोकस लंबाई f ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक उत्तल दर्पण को जिसकी फोकस लंबाई f है एक द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस लंबाई क्या हो जाएगा? f है। कोई दिक्कत? फोकस लंबाई थोड़ा ना चेंज होगा जी। यहाँ देखिए फोकस लंबाई क्या है? f है। चलिए, दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। बताया ना, दर्पण में कोई दिक्कत नहीं है। यह एक लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू जी तथा म्यू अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाया जाए एवं द्रव में इसकी फोकस दूरी f1, तो f1 बराबर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या है f1 बराबर क्या लिखा हुआ है? 1/f1 = 1 म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत? चलिए, अब वायु में फोकस दूरी क्या होता है? 1/fa = a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? मतलब कि फोकस दूरी यदि किसी चीज़ में डुबाया जाए उसका अपवर्तनांक पे निर्भर नहीं होता है। ठीक है, आप लोग आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, थैंक्स। आपको वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।